बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 5S मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह से होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि 5S इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्लेस in such a way that work can be performed efficiently, effectively and safely. 5S बेसिकली वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है और ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जा सके वर्क प्लेस की जिसमें एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और सेफ रहते हुए काम हो सके। ये किस तरह से होता है, इसको 5S क्यों कहते हैं, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। 5S इसको इसलिए कहते हैं कि ये 5 जापानीज वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एस से शुरू होते हैं, उनका मजमूआ है। पहला वर्ड सीरी, दूसरा सीटन, तीसरा सीसो, चौथा जो है सिकित्सु और पांचवा है वो शित्सुकी है। सीरी का मतलब जो है, इसका यहाँ पे हमने तर्जमा किया है, आप किसी दूसरी जगह देखेंगे तो और भी किए होते हैं। यहाँ पे जो तर्जमा किया गया है इन वर्ड्स का वो भी सारा इस तरह किया जाता है कि वो एस से शुरू हो। तो सीरी का मतलब सॉर्ट है, सीटन का मतलब सेट इन ऑर्डर है, आप किसी जगह देखेंगे तो आपको हो सकता है ऑर्गेनाइज लिखा हुआ नजर आए, तो इसका मतलब असल में ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ये सेट इन ऑर्डर इसलिए किया गया है कि ये भी एस बन जाए। सीसो जो है वो शाइन, सिकित्सु जो है वो स्टैंडर्डाइज और शित्सुकी जो है वो सस्टेन का नाम है। अब ये क्या है, इनमें क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सीरी है जिसका अंग्रेजी में तर्जमा सॉर्ट है। The purpose of this element is to separate what is needed and what is not needed to do job. ये पहला स्टेप होता है, ये पहला एलिमेंट है जिसमें आप ऐसे अलग करते हैं, आपकी वर्क प्लेस पर जितनी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उनमें से उन चीज़ों को अलग करते हैं जिनकी ज़रूरत है और उनको अलग कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। इसे करते क्या है, सॉर्ट एंड मार्क ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन वर्किंग एनवायरनमेंट, डिस्कार्डिंग थिंग्स विच आर क्लियरली नॉट रिक्वायर्ड। तो जब आप ये शुरू करते हैं तो आप जाके देखते हैं आपकी वर्क प्लेस में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सबको आप मार्क करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। जो चाहिए होती है वर्क प्लेस पर उसे आप वहाँ रहने देते हैं। और आप देखते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि ओवर द टाइम वर्क प्लेस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं होती, उन्होंने वैसे स्पेस घेरी हुई होती है, क्लटर पैदा किया होता है। तो उन तमाम चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं है आप वहाँ से निकाल के फेंक देते हैं। कुछ चीज़ें अलबत्ता ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो उन चीज़ों के साथ आप क्या लगा देते हैं, रेड टैग्स लगा देते हैं। इसको हम रेड टैगिंग कहा जाता है, कहते हैं। उनको आप क्या करते हैं कि कीप दीज आइटम्स इन अ मार्क्ड जोन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन केस दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो मतलब जब आपने सॉर्ट करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएंगी, ये चाहिए और ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, उसे निकाल दिया। अब कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं, आप कहते हैं अभी तो इनका कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा लेकिन हो सकता है कुछ अरसे में इसका पड़ जाए इस ज़रूरत, तो उनको आप रेड टैग लगाते हैं और एक रेड टैग जोन में रख देते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर अरसे के लिए, फर्ज कर लें 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप रख देते हैं। आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हैज लैप्स्ड and tagged objects should be disposed of if they have been tagged as unnecessary. तो फर्ज कर लें आपने लिखा था 1 महीने का टाइम रखा था या 15 दिन का रखा था, 1 महीने का रखा था, फर्ज कर लें कि महीने में इनमें से देखते हैं कि ये जो हमने रेड टैग जोन में जिनके बारे में हम श्योर नहीं थे कि इनकी ज़रूरत है या नहीं है, तो जो चीज़ें इस दौरान में ज़रूरत नहीं पड़ी उनको आप अननेसेसरी करार देकर निकाल दें। ठीक है, जो आपको दे आर टू बी सोल्ड और थ्रोन अवे। अच्छा, अगर इस दौरान में उनमें से कुछ चीज़ों की जिनकी ज़रूरत पड़ गई है तो उसे आप वहाँ से निकाल कर वर्क प्लेस पर रख दें कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ती है और रिक्वायर्ड में आ जाएंगे।
और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अगेन जिनके बारे में आप श्योर नहीं होंगे कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसमें रूल ये है कि व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। तो इसका उसूल ये है कि जब शक है कि अब भी आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद भी, 15 दिन बाद भी, 20 दिन बाद, 30 दिन, जितने भी आपने मुकर्रर किए थे, अब भी शक है कि पता नहीं ये काम करने वाला है या नहीं है, ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसी तमाम चीज़ों को आप फेंक दें। ओके, उसके बाद ये यानी आपकी सॉर्टिंग हो गई, पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें क्या हुआ कि आपने नेसेसरी चीज़ों को वर्क प्लेस पे रखा, अननेसेसरी चीज़ों को वहाँ से फेंक दिया या बेच दिया, कुछ भी किया, बड़ा वर्क प्लेस से निकाल दिया। और जिनके बारे में आप श्योर नहीं थे उनको आपने थोड़े अरसे के लिए मॉनिटर किया कि ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर पड़ती थी तो उनको रख लिया, रिटेन कर लिया, नहीं थी पड़ती तो उनको भी फेंक दिया। अब दूसरी चीज है जी सेट इन ऑर्डर। अब जो चीजें आपकी वर्क प्लेस पर बची हैं वो सारी की सारी नेसेसरी चीजें हैं। तो द पर्पज ऑफ दिस एलिमेंट इज टू अरेंज एंड मार्क रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट एनीवन कैन फाइंड देम क्विकली एंड वंस यूज्ड रिटर्न देम टू द करेक्ट प्लेस। एनी मिसिंग आइटम कैन बी आइडेंटिफाइड एज सच बाय क्विक विजुअल चेक। ओके, इस एलिमेंट का मकसद ये है कि अब जो चीज़ें आपकी वर्क प्लेस पर बची हैं ना, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें, उनको मार्क करें, लेबल करें, हर चीज़ की एक जगह बनाएं, ताकि वो वहाँ से जब चाहिए हो तो फौरी मिले। ऐसे ना कि टूल्स हैं तो वो फिर बंदा पहले थैले से निकाल के देखता रहे किधर है किधर है। जो चीज़ें वर्क प्लेस पे नेसेसरी रिक्वायर्ड हैं वो किसी एक ख़ास जगह रखी होनी चाहिए, और उसका ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसने इस्तेमाल किए हैं तो इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसे अपनी जगह पे रख दे। Sorted objects are allocated their permanent place which has been labeled marked appropriately। तो इसमें करते क्या है कि आप हर जो सॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अब वो जो पहले सीरी के बाद जो बच गए हैं वर्क प्लेस पर, उनमें से हर चीज़ को आप एक परमानेंट जगह दे देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई होगी, और उसको वहाँ पे लेबल रखा होता है कि ये फलां चीज़ की जगह है। और लेबल्स और कलर्स कैन बी यूज टू डेजिग्नेट ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स स्टोरेज प्लेसेस। और आप कलर्स भी लगा सकते हैं, लेबल्स भी लगा सकते हैं, यानी आप टूल के ऊपर अगर टूल्स हैं तो उसके ऊपर भी लेबल लगा सकते हैं कि भाई ये फलां नंबर खाने में रखना है, ठीक है। तो ताकि अगर कोई देखे उसने इस्तेमाल कर लिया है तो वो उसे सीधा जाके फलां नंबर खाने में रख दे। वो खाने भी बने हुए होंगे, हर चीज़ के मार्क पे होगा। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही होगी तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है, ताकि उसे दोबारा से रिट्रीव किया जा सके। ओके जी, उसके बाद तीसरा है सीसो, या जिसे शाइन कहते हैं। अब ये क्या हो गया, अब क्या हो चुका है, आपकी वर्क प्लेस से अननेसेसरी चीज़ें निकल चुकी हैं, जो मौजूद हैं आपकी वर्क प्लेस पर उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, वो बड़ी तरतीब से रखी गई हैं। अब तीसरा मरहला ये है कि अब अपनी वर्क प्लेस को आपने चमका के रखना है, साफ सूफ करके रखना है, ठीक है। The purpose of this element is to establish and maintain a clean working environment so that problems can be quickly identified, breakage, wear, tear। देखें, वर्क प्लेस साफ सुथरी होगी ना तो वहाँ पे कोई अगर लीकेज शुरू हो गई है, ब्रेकेज हो गई है, तो फ़ौरन नज़र आ जाएगी। अगर आपकी वर्क प्लेस पे वैसे ही पानी पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, और वहाँ कोई लीकेज शुरू हो गई, आपको तो नज़र ही नहीं आएगी। या वहाँ पर डर्ट पड़ी हुई है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ पुरानी हो गई है। Remove dirt, other impurities, scrap and waste materials in the immediate working area। तो आप क्या करते हैं कि अपनी वर्क प्लेस से सारी जो मिट्टी होती है, इम्प्योरिटीज़, उनको आप वहाँ से निकाल देते हैं। Define cleaning objectives and the areas or items to be cleaned। आप कहते हैं कि ये क्लीनिंग के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीज़ें क्लीन होनी है। ड्रा अप एंड डिस्ट्रीब्यूट अ स्केड्यूल डिफाइनिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप एक स्केड्यूल बना देते हैं, भाई इस जगह को साफ रखना फलां बंदे की जिम्मेदारी है, इसको फलां की जिम्मेदारी है, फलां जो जगह है वो इतने अरसे बाद साफ होनी चाहिए। डिफाइन प्रोसीजर फॉर रेगुलर क्लीनिंग एक्टिविटीज़ और एस्टेब्लिश रेगुलर ऑडिट्स एंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स।
देखें अगर आप इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा पहला मरहला ये था। मैं दोबारा से अब तक की बात रिपीट कर देता हूँ कि आपकी वर्क प्लेस में जितनी चीज़ें पड़ी हुई थी उनमें से अननेसेसरी निकाल दी, सिर्फ नेसेसरी रहने दी। जिनके बारे में शक था उनको थोड़ा अरसा रख के देखा, फिर जो उनमें से नेसेसरी थी उनको भी निकाल दिया, और उसके बाद सिर्फ अब वर्क प्लेस पे आपके जो ज़रूरी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। ये पहला मरहला हो गया सीरी। अब जो ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आपने प्रॉपरली अरेंज करके रखना है, हर चीज़ की एक परमानेंट जगह बनानी है, उनके ऊपर लेबल्स लगाने हैं, कलर कोड्स लगाने हैं। दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा, अब वो ऑर्गेनाइज भी हो गए। अब तीसरा, उस अपनी वर्क प्लेस सारी को आपने साफ़ सुथरा करना है एक दफ़ा, और फिर उसको साफ़ सुथरा रखना है फ्यूचर में भी, ताकि वो ना हो। शिकित्सु जो है वो स्टैंडर्डाइज है। पर्पज ऑफ दिस एलिमेंट इज टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट प्रोसीजर फॉर थिंग्स दैट हैव टू बी कैरीड आउट ऑन अ डेली बेसिस विद इन द स्कोप ऑफ सॉर्ट, सर्टेन ऑर्डर एंड शाइन। तो ये जो तीन पीछे हैं ना, इन तीनों को मेंटेन रखने के लिए, यानी आपने देखें एक दफ़ा चीज़ें सॉर्ट कर दी थी ना, तो अब वो दोबारा ये नहीं है कि वो परमानेंटली सॉर्ट हो गया। आपने अब कोई प्रोसीजर्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इसी तरह जो क्लीनिंग है जिसके बारे में हमने कहा कि उसके स्केड्यूल बनाएं। इस तरह के काम करने के जो पीछे आप तीन चीज़ें कर चुके हैं ना, उनको, उनके करने के तरीके स्टैंडर्डाइज हो जाएं, वो डॉक्यूमेंट हो जाएं कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और आप ये अपना माटो रखें कि फॉलो द माटो, डू थिंग्स करेक्टली एट ऑल टाइम्स। ठीक है जी। जब ये भी हो गया तो उसके बाद आप एक शित्सुकी है जिसे सस्टेन है। पर्पज ऑफ दिस एलिमेंट इज टू इंश्योर longevity of the activity and work on improving level of its adoption and success। इसका मकसद ये है कि ये जो अब तक आपने अचीव किया है, अब इसको आप सस्टेन रखें लॉन्ग टर्म के लिए। इंटीग्रेट 5S कल्चर इनटू डेली रूटीन्स एंड ऑल प्रोसेसेस। 5S इज नॉट एंड शुड नॉट बिकम अ वन ऑफ इवेंट। यानी अब आपने इसे अपने कल्चर का हिस्सा बनाना है कि 5S को एक दफ़ा करने वाला काम नहीं था, बल्कि ये एक परमानेंटली कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। क्रिएट 5S ऑडिट फॉर्म्स फॉर कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स। आप 5S के ऑडिट जो हैं वो फॉर्म्स बनाएं, उनको डिसेमिनेट करें और उसके ज़रिए से रिज़ल्ट को इकट्ठा करें और उनको रिपोर्ट करें। अ रेडार चार्ट इज़ आइडियल फॉर दिस पर्पज़। तो उसके रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने के लिए आप रेडार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं वो किस तरह का होता है। एस्टेब्लिश अ रेगुलर ऑडिट साइकिल टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। और ऑडिट का एक मसलसल अमल जारी रखें जिससे पता चले कि जो पीछे आप सब कुछ कर रहे हैं ये सस्टेन रहेगा। तो ये एक रेडार चार्ट होता है, यानी 5 है ना, तो आप इसमें यानी आप ये देखें यहाँ पे एक लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितने भी हैं, यानी 20-20 का है। अगर आप 100% पे आते हैं तो आप ऑडिट करते हैं कि हमारी स्टैंडर्डाइजेशन किस स्टेज पर है। फ़र्ज़ कर लें आपको पता चला वो 80% पे या 90% पे है, तो ये नुकता 90 पे लग जाएगा। ये 80 पे अगर आपकी शाइन है तो यहाँ लग जाएगा। ये 70 पे है तो 70 पे लग जाएगा। या इस केस में देख लें जैसे यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ पे नुकता था, दूसरा डॉट यहाँ पे था, सॉर्ट वाला यहाँ पे था और सेट इन ऑर्डर वाला यहाँ पे था। तो उन सब को आप मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी पांचों पर बैक वक्त आपको नज़र आता है कि आप इस वक्त किस स्टेज पर खड़े हैं। तो जब ऑडिट करें उसका एक रेडार चार्ट बनाएं ताकि उसको विजुअली देखा जा सके और सबको दिखाया जा सके। तो ये हमारी 5S होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आप सॉर्ट करते हैं चीज़ों को, अननेसेसरी आइटम्स रिमूव करते हैं, फिर जो नेसेसरी आइटम्स वर्क प्लेस पर बचे हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, फिर आप जो वर्क प्लेस है उस सारी को साफ़ सुथरा करते हैं, फिर उसके जितने भी ये 3 काम हुए हैं इनको करने के स्टैंडर्ड तरीके बनाते हैं। और पांचवी जो चीज़ है, और ये जो चौथी चीज़ जो मैंने कही कि स्टैंडर्डाइज करते हैं उसे। और उसके बाद पांचवी चीज़ ये होती है कि इसको आप अपने कल्चर का हिस्सा बनाते हैं। मसलसल ऑडिट का एक सिस्टम
अडॉप्ट करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें सस्टेन रखी जा सकें। अच्छा, अब आपको एक केस स्टडी से, एक्चुअल केस स्टडी से मैं आपको चंद एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ कि 5S से पहले और बाद क्या होता है। तो ये देखें जी, ये कोई वर्क प्लेस थी, ये 5S होने से पहले ये देखें ये कोई जगह है, इसके नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जब 5S हो गई तो देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, पहले के मुकाबले में वो जो अननेसेसरी आइटम्स थे वो रिमूव हो गए हैं। इसी तरह यहाँ देखें जी, यहाँ क्या है, ये पहले वर्क प्लेस थी जहाँ पे इतना सारा कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। जब 5S इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद ये देखें साफ़ सुथरी आपकी वर्क प्लेस मौजूद है। और उसके बाद ये देखें जी, ये कोई स्टोर रूम था, उसमें देखें ये किस तरह से पहले रखा हुआ था, आइटम्स सब कुछ एक दूसरे पे पड़ा हुआ, और उसके बाद देखें कि कितने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। तो ये जब आप 5S इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप ये कर रहे होते हैं, ये सारी तस्वीरें ले रहे होते हैं। यानी जब आप शुरू करते हैं तो पहले तस्वीरें ले लेते हैं और फिर बाद में तस्वीरें लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। अच्छा, इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? ठीक है, इसका फ़ायदा एक तो ये है कि जब आपके वर्क प्लेस पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होंगी, वर्क प्लेस साफ़ सुथरी होगी, कोई क्लटर नहीं होगा, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगी, तो जब जो चीज़ चाहिए होगी वो मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, वर्किंग में एफिशिएंसी पैदा होगी। जो टाइम चीज़ें ढूंढने में लगता है वो नहीं होगा। फिर जो आपके ज़रूरी टूल्स हैं अगर वो क्लटर पड़े हुए हों तो वो जो फजूल चीज़ें उनके ऊपर रख रख के वो डैमेज हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। अच्छा, फिर जो आपके इधर उधर जो हैज़र्ड पैदा हो जाते हैं क्लटरिंग की वजह से, कि जाते हुए कोई गिर जाएगा या कोई रास्ता बंद हो जाएगा या कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी मटेरियल की या लोगों की, वो सारे साफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से आमतौर पर जब आप लीन मैनेजमेंट करते हैं तो उसका आगाज़ 5S से ही होता है। ठीक है, तो 5S भी एक तरह की, यानी बाकी इम्प्रूवमेंट की बुनियाद रखने वाला एक काम है। दैट्स इट।